नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। और आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो फर्स्ट है खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, ये मैं आपको आज कराने वाला हूँ, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी कि जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ये चैप्टर है खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, ये मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है प्रबंधन। पहले हम समझते हैं कि प्रबंधन होता क्या है। तो देखो, विभिन्न समूह तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने तथा करवाने की कला को प्रबंधन कहते हैं। यानी मान लो आपको कोई भी कार्य करना है, मान लो कि आपको कोई प्रतियोगिता आयोजन करवानी, मान लो आपको कोई खेल प्रतियोगिता आयोजन करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर, मतलब आप एक समूह बनाओगे और या फिर आप जो व्यक्ति का जो ग्रुप होता है, मतलब आप 5-10 लोग मिल करके आप किसी कार्य को सफलतापूर्वक करवा लोगे, तो उसे कहते हैं प्रबंधन, यानी कि प्रबंध करना। अब हम समझते हैं खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य, मतलब जो खेल है उसके अंतर्गत किस प्रकार से प्रबंधन होता है वो समझते हैं। तो आपका जो 5 कार्य होता है, यानी खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 5। पहला है हमारा योजना, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, और चौथा जो आपका है वो निर्देशन, और 5वां जो आपका नियंत्रण। जो पांचों कार्य हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कार्य क्या है, मतलब इसका परिभाषा क्या है, संगठन क्या होता है, योजना क्या होता है, इसे भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि खेल कार्यक्रम प्रबंधन के जो कार्य होते हैं वो 5 होते हैं। पहला योजना, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन, और 5वां नियंत्रण। तो पहले हम समझते हैं कि योजना क्या होता है। देखो, तो योजना जो है यह एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। यानी कि जो योजना है वो एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। मतलब मान लो कि आपको आपका जो एग्जाम होगा फाइनल, मान लो आपका जो फाइनल एग्जाम है 12th क्लास का, उसमें आपको मान लो अच्छे मार्क्स लाने, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करोगे? आप एक योजना बनाओगे, ठीक है। तो जो आप योजना बना रहे हो, मतलब आपका जो पेपर होने वाला है उससे पहले जो आप योजना बना रहे हो, इसलिए बना रहे हो कि आपका जो मार्क्स है वो अच्छे आए। तो जो आपका लक्ष्य है उससे पहले जो आप योजना बनाते हो उसी को कहते हैं योजना। मतलब योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मान लो आपका लक्ष्य क्या था 12th में, आपको अच्छे नंबर लेने, तो आप उसके लिए एक रणनीति बनाओगे कि किस प्रकार से आप पढ़ना, किस प्रकार से आप पढ़ोगे, मतलब किस प्रकार से आप पढ़ो कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो आप पहले सोचोगे ना वो सब, मतलब वो सब आप निर्धारित करोगे, मतलब आप एक रणनीति बनाओगे किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए। तो वो जो प्रक्रिया होगी उसे हम कहते हैं योजना, ठीक है। सीधी भाषा में अगर आपको कहूँ तो योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया, मतलब किसी भी लक्ष्य, मान लो आपको कोई भी लक्ष्य हो, उससे पहले आप जो भी रणनीति अपनाते हैं उसको हम कहते हैं योजना, ठीक है। अब हम देखते हैं योजना के उद्देश्य, मतलब जो योजना है अब उसके उद्देश्य क्या है। तो देखो, योजना बनाने से खेल कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। यदि मान लो हमने योजना बना लिया तो हमारे सामने एक लक्ष्य जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। मान लो हमने योजना बनाया कि हमें 12th में अच्छे मार्क्स लेने, ठीक है। मान लो हमने बनाया कि 12th में अच्छे मार्क्स लेने, ठीक है। तो हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ हाँ भाई, हमें ये काम करना है, 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो लेने हैं। तो हमारे सामने एक लक्ष्य रहेगा। तो उसी प्रकार जो खेल होता है हमारा, तो खेल में भी हमारे सामने जो लक्ष्य होता है कि हाँ इस बार हमें अच्छा खेल खेलना है, हमें जीतना है खेल में, तो जो हमारा लक्ष्य है वो हमारा क्लियर होता है, ठीक। और जो आपका दूसरा योजना का उद्देश्य है, योजना बनाने से कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान कार्यक्रम संबंधी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण रहता है। यदि आप योजना बनाओगे तो जो भी आप खेल कार्यक्रम कर रहे हो तो उसमें आपका एक नियंत्रण हो जाएगा। कैसे? आपने योजना बनाया तो आप जो सारा जितना भी काम होगा ना, जितना भी सारा काम होगा आपका वो सिस्टम तरीके से होगा, मतलब पूरा योजना के तहत होगा, तो उसमें आपका एक तरह से नियंत्रण रहेगा। अब अगला जो हमारा उद्देश्य है वो है खेल प्रदर्शन बेहतर होता है। मान लो आप
एक खेल तो खेलो बिना योजना बनाए, और एक खेल खेलो आप योजना बना के। और जो खेल आप बिना योजना खेलने वाले हो उसमें आपका प्रदर्शन स्तर थोड़ा सही नहीं रहेगा, और जो आप योजना बना खेलोगे तो उसमें गलती की जो संभावना बहुत ही कम रहती है, ठीक है। यानी कि खेल प्रदर्शन जो होता है हमारा वो बेहतर हो जाता है। अब अगला जो हमारा उद्देश्य है वो है, खेल के दौरान गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। मतलब आप जब योजना बना के खेलोगे तो जो गलतियां की संभावना बहुत ही कम होगी, ना के बराबर जो आपसे गलतियां होंगी। और जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो होता है निर्धारित समय पर उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यानी कि जो आपका निर्धारित समय है, मतलब आपने सोचा कि मेरे को 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप योजना बना रखे हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल निर्धारित, मतलब बिल्कुल आपको सही टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। निर्धारित समय यानी कि आपको सही टाइम पे का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होगी। यानी मान लो खेल प्रतियोगिता है तो उसमें आपने सोचा कि हमें मैच जीतना है, तो आप निर्धारित समय में मैच भी जीत जाओगे। और अपने मान लो यदि सोचा कि 12th क्लास में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप निर्धारित समय पर अच्छे मार्क्स भी ले लोगे। अब अगला जो हमारा उद्देश्य आता है वो खेल संबंधी दिशा निर्देश स्पष्ट होते हैं। मतलब आप योजना बना लो तो आपको क्लियर पता होता है कि कब खेलना है, किस तरह से खेलना है, प्रैक्टिस कब करनी है, और किस प्रकार से हमें जो हमारी सामने जो विरोधी टीम है उस प्रकार से हमें खेलना है कि हम उससे आगे निकल जाए। वो आपके सामने जो दिशा निर्देश है किस प्रकार से क्या करना है वो आपके सामने स्पष्ट होते ही। और अगला जो पॉइंट है हमारा, खेल प्रतियोगिता का संचालन सही तरीके से हो पाता है। आप योजना बना लोगे तो आप सही तरीके से खेल को खेल पाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तो ये था हमारा योजना और योजना के उद्देश्य। आशा करता हूँ कि आपको योजना समझ में आ गया होगा और योजना के उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा कार्य था वो क्या था, संगठन, ठीक है। अब चलो हम संगठन को समझते हैं। संगठन का तात्पर्य प्रक्रिया से है के द्वारा कार्यक्रम संबंधी कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है। मान लो आपको एक खेल प्रतियोगिता आयोजन करवानी है, ठीक है। आपको खेल प्रतियोगिता आयोजन करवानी, ठीक है। उसके अंतर्गत आपको संगठन बनाने पड़ेंगे कि भाई ये जो है, ये जो भी खेल हम आयोजन करवाएंगे उसके अंदर जो देख रेख है, मतलब कि जो साफ सफाई काम है ये जो संगठन करेगी। आपका जो जितना भी ग्राउंड का काम है अलग संगठन करेगी। मतलब आप एक ग्रुप बनाते हो कि भाई ये ग्रुप ये काम करेगा, ये ग्रुप ये, मतलब आप काम को ग्रुप ग्रुप वाइज बांट देते हो, और उन्हें विभिन्न समितियों या व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको समझो, देखो संगठन होता क्या है, मैं आपको आसान भाषा का मतलब यही है कि आपने कोई खेल प्रतियोगिता आयोजन करवाना, तो आप खेल प्रतियोगिता में देखोगे कि आपके पास क्या क्या काम है, क्या क्या आपको करवाना है, ठीक? मान लो आपको लाइटिंग करवानी है, लाइट वाइट लगाना, ग्राउंड पे डेकोरेशन करवाना है, तो गाड़ी आएंगे स्वागत के लिए प्रबंध करना है। जो भी आपका काम है क्या बनाओगे, क्या संगठन, कि भाई ये जो ग्रुप है ये लाइटिंग करेगा, ये जो ग्रुप है ये ग्राउंड को देखेगा, ये जो ग्रुप है ये जो बाहर के जो उपकरण है वो खरीदेगा, और ये जो ग्रुप है वो जो खिलाड़ी आएंगे जो भी अधिकारी आएंगे उनका स्वागत करेगा। तो आप ग्रुप वाइज काम को बांट दोगे, तो इसको कहते हैं संगठन। अब आगे जो आता है वो आता है हमारा नियुक्तिकरण, ठीक है। इसका आप नाम से ही समझो, नियुक्तिकरण, ठीक है। मतलब कि आप आपने कोई काम बनाया, ठीक है, कि भाई ये काम करना है, मैं खेल जो मैदान है मैदान की देखरेख करनी है, तो मैदान खेल का जो मैदान है उसकी देखरेख करनी है, तो वो करेगा कौन, व्यक्ति तो करेगा, तो उसके लिए आप नियुक्त करोगे। नियुक्त का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को चुनना। मान लो आपको कोई काम करवाना है तो आप उस काम के लिए आप देखोगे कि कौन सा जो व्यक्ति है वो इस काम के लिए सही है, तब कौन सा व्यक्ति इस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, ठीक है। क्या मतलब होता है नियुक्तिकरण। तो देखो नियुक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है के अंतर्गत किसी विशिष्ट पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन तथा प्रशिक्षण किया जाता है। मतलब आपको मैंने आपको बताया तो यहाँ पे बताया कि कोई भी मान लो आपको विशिष्ट कार्य कराना है, ठीक है, कोई भी मान लो आपको कार्य है, इसके अंतर्गत कौन सा व्यक्ति सही रहेगा, मतलब व्यक्ति से जो काम है वो सही तरीके से हो पाएगा, वो नियुक्तिकरण के अंदर व्यक्ति को चुनना। मतलब आपने काम डिसाइड कर लिया कि हमें ये काम करवाना, काम के लिए व्यक्ति को चुनना कि कौन सा व्यक्ति इस काम को अच्छे तरीके से कर पाता है, कहते हैं नियुक्तिकरण। अब आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है निर्देशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से आप कह सकते हो इसको। ये क्या है, देखो मानवीय संसाधन को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
जरूरी दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करने की प्रक्रिया को निर्देशन। निर्देशन का मतलब उनको दिशा निर्देश देना कि भाई इस तरह से काम करना है, उनको क्या देना, दिशा, दिशा और निर्देश देना कि आपको इस तरह से काम करना है। ठीक है, मान लो आप खेल प्रतियोगिता आयोजन करवा रहे हो, ठीक, आपने कुछ आयोजन करवा, क्या आपने योजना भी बना लिए, नियुक्त भी कर लिया लोगों को, कौन कार्य कर सकता है, तो दिशा निर्देश, सही दिशा निर्देश देना, भाई आपको इस समय ये काम करना है और आपको किस प्रकार से लोगों का स्वागत, मान लो अपने स्वागत के लिए, मान लो व्यक्ति को, तो आपको किस प्रकार से लोगों का स्वागत करना है, तब क्या क्या उस व्यक्ति से जो उस काम से जुड़ा हो, जो वो जरूरी दिशा निर्देश, वो आप उस व्यक्ति को दोगे ताकि वो काम को और बेहतर ढंग से कर सके। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम मेन यही पढ़ते हैं कि जो दिशा निर्देश है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि व्यक्ति को जो है काम के प्रति बताना कि आपका क्या काम है, उसको दिशा निर्देश, उसको सही दिशा निर्देश। ठीक है, ये होता है हमारा निर्देशन। अब आगे जो हमारा आता है वो आता है नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, आपका एक तरह से वो खेल प्रतियोगिता के ऊपर नियंत्रण कायम हो जाएगा। देखो, नियंत्रण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है। ठीक, यानी कि जो आपका नियंत्रण है, ठीक है, उसका तात्पर्य है कि देखो, नियंत्रण में क्या होता है कि मान लो आपने योजना बना लिया, ठीक है, आपने संगठन भी बना लिया, आपने लोगों को नियुक्त भी कर लिया और उनको आपने निर्देश भी दिए, और जब आप ये चारों चीजें कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिक उस खेल के ऊपर क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण मतलब आपका उसके ऊपर एक नियंत्रण हो जाएगा, मतलब आप लास्ट में देखते हो कि यही कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, मान लो आपने जो भी काम सौंपा है लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आप नियंत्रण के अंतर्गत देखते हो। ठीक है, ये होता है हमारा नियंत्रण। अब जो हमारा आगे टॉपिक आता है वो है विभिन्न समितियों व उनकी जिम्मेदारियां। ठीक है, अब आपको जो पढ़ना है वो समितियों के बारे में पढ़ना है। ये जो समितियां हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। समिति में से आपका एक से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि समिति क्या है, समिति के मतलब कितने प्रकार हैं, कौन सा समिति क्या कार्य है, वो सभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक, देखो समिति क्या होता है, देखो समिति जो है ना, समिति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। हम 3 प्रकार के काम के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, तो पहला समिति वो टूर्नामेंट से पहले की समितियां, दूसरा जो हमारा है वो है टूर्नामेंट के दौरान की समितियां, और तीसरा जो समिति होती है हमारी वो होती है टूर्नामेंट के बाद की। अब हम एक ही करके समझेंगे कि ये तीनों समितियां होती क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती है, वो सभी हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि टूर्नामेंट से पहले की समितियां, यानी टूर्नामेंट जब मान लो जो खेल प्रतियोगिता है उसका आयोजन होने से पहले कौन कौन सी समितियां हैं जिनका मुख्य जिम्मेदारी है टूर्नामेंट को आयोजित कराने में। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है आयोजन या प्रबंधन समिति। तो देखो, नाम से पता चलता है कि आयोजन या प्रबंधन समिति मतलब इस समिति का कार्य होगा टूर्नामेंट को आयोजन करना। आप समझो, आप नाम देखो, आयोजन या प्रबंधन समिति मतलब नाम से पता चलता है कि इस समिति का कार्य क्या होगा, टूर्नामेंट को आयोजन। देखो, टूर्नामेंट को आयोजन करना मतलब कि इस समिति का कार्य क्या होगा, टूर्नामेंट को आयोजन कराना। तो देखो, इस समिति का मुख्य कार्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराना होता है। ठीक है, मतलब ये जो समिति है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराना। उसके बाद जो हमारी दूसरी समिति आती है वो आती है वित्तीय समिति। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा वित्तीय रूप से जो समिति होती है, समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट संबंधी वित्तीय प्रबंधन करना होता है। ठीक है, मतलब समिति का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है टूर्नामेंट संबंधी वित्तीय प्रबंधन होता है। ठीक है, मतलब जो वित्तीय रूप से जो टूर्नामेंट में जो भी आवश्यकता पड़ती है वो इस समिति द्वारा पूर्ति की जाती है, तथा इस समिति को भी सभी प्रकार की वित्तीय प्राप्तियों, व्यय का लेखा जोखा तथा बजट बनाना होता है। मतलब हर तरह का इनको बजट बनाना होता है कि भाई टूर्नामेंट में कितने रुपए खर्च हुए, मतलब जैसे मान लो समितियां हैं और जो अनेक जो कार्य हुए हैं तो उसके अंतर्गत मतलब पूरा इनको एक बजट बनाना होता है कि टूर्नामेंट आयोजित हुआ, उसमें कितने पैसे लगे,
क्या क्या सामान आया, कितने का सामान आया, मतलब पूरा एक तरह से बजट बनाना होता है। किस प्रकार से टूर्नामेंट आयोजित हुआ, कितना रुपये खर्च हुआ, क्या क्या सामान आया, कितने का सामान आया, सब उनको वित्तीय समिति को देखना होता है। अब जो हमारा तीसरा समिति आता है वो आता है प्रचार। नाम से अपने नाम देखो क्या नाम है, प्रचार समिति, ठीक है। प्रचार समिति, अब आप प्रचार से क्या समझे, मतलब प्रचार करना, ठीक है। मान लो खेल प्रतियोगिता आयोजन हो रही है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि खेल प्रतियोगिता आयोजन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके लिए प्रचार करना जरूरी होता है ना। तो देखो इस समिति का मुख्य कार्य खेल प्रतियोगिता का प्रचार करना होता है। मतलब मान लो कोई भी खेल प्रतियोगिता हो रही है, उसका खेल प्रतियोगिता होने से पहले उसका प्रचार करना, खेल प्रतियोगिता कब है, क्या तारीख है, मतलब पूरा एक तरह से प्रचार करना, ये प्रचार प्रसार समिति का कार्य होता है। अब जो हमारी चौथी समिति आती है वो आती है तकनीक समिति। नाम देखो, तकनीक, जो टेक्निकल जो काम होता है वो ये समिति देखती है। देखो इस समिति में तकनीक दक्षता प्राप्त अधिकारी होते हैं। मतलब इस जो समिति है इसमें जो तकनीक, मतलब इलेक्ट्रीशियन हो गए, जो हमारे जो बिजली का काम करते हैं वो लोग, मान लो मैं जो खेल प्रतियोगिता आयोजन करानी है उसके अंदर लाइट लगाना पड़ेगा, बिजली वगैरह लगानी पड़ेगी, तो वो कौन करेंगे, इलेक्ट्रीशियन ही करेंगे ना। तो देखो दक्षता प्राप्त, मतलब इसमें जो होते हैं, जो भी इसके अंदर जो अधिकारी होते हैं वो हुनर वाले होते हैं। मतलब उनके अंदर एक हुनर होता है अलग। जैसे मान लो आप मिस्त्री ले लो, इलेक्ट्रीशियन ले लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन को पूरा नॉलेज होता है कि किस प्रकार बिजली की फिटिंग होगी, क्या होगा, तो वो इसके अंदर होता है, ठीक है। तो यह समिति सभी प्रकार के खेल उपकरणों की देखरेख, मैदान की देखरेख तथा प्रकाश व्यवस्थाओं आदि का जैसे व्यवस्थाओं देखरेख करती है। मतलब ये समिति है, ये सभी तकनीकी रूप से देखरेख करती है। मतलब लाइट वाइट लगाना, पूरे टूर्ना ग्राउंड में लाइट ग्राउंड में जो है लाइट लगाना और मैदान की देखरेख करना, सारा काम इस समिति का। अब अगला जो हमारी समिति आती है वो और क्या, वो है पांचवी जो हमारी समिति, वो है क्रय समिति। देखो नाम पढ़ो, क्रय यानी क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना। समिति का कार्य हो कुछ ना कुछ, देखते हैं क्या खरीदते हैं। तो इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट से संबंधित सभी वस्तुओं तथा खेल उपकरणों खरीद तथा उन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इसी समिति की होती है। मतलब मान लो कोई टूर्नामेंट हो रहा है, तो टूर्नामेंट में क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। देखो जो मान लो कोई टूर्नामेंट हो रहा है, तो उस टूर्नामेंट में क्या 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 सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो जो ये क्रय समिति है वो देखती है, ठीक है। मान लो टूर्नामेंट में को जो भी सामान चाहिए होगा, जैसे मान लो खेल हो रहा है, खेल के लिए जो भी उपकरण चाहिए होंगे, वो सभी जो उपकरण उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो क्रय समिति होती है। मतलब ये जो है टूर्नामेंट संबंधी सभी वस्तुओं को खरीदती है और उनको समय पर उपलब्ध कराती है, ठीक। तो हमने जाना टूर्नामेंट के पहले की समिति, ठीक है। अब हम देखते हैं टूर्नामेंट के दौरान की समिति। मतलब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, पहले तो हमने देखा टूर्नामेंट से पहले की समिति क्या, अब टूर्नामेंट के दौरान की समिति, यानी कि टूर्नामेंट जो अब स्टार्ट हो चुका है, अब टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के बाद कौन कौन सी समितियां हैं जिनका कार्य होता है। तो हमारी पहली समिति है वो है स्वागत समिति। नाम देख लो, स्वागत समिति, ठीक है। तो इस समिति का कार्य है कि जो भी टूर्नामेंट में आएंगे खिलाड़ी आए, अधिकारी आए, सभी का स्वागत करना, ठीक है। तो देखो इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट का उद्घाटन तथा समापन समारोह के अवसर पर आने वाले सभी अतिथियों के स्वागत संबंधी कार्यों की देखरेख करना होता है, ठीक है। मतलब जो ये समिति होती है वो ये देखरेख करती है कि टूर्नामेंट जब आयोजित होता है तो जितने भी बाहर से खिलाड़ी आते हैं, अधिकारी आते हैं, सबका स्वागत करना इसका कार्य होता है। मतलब समिति का कार्य होता है स्वागत करना, जितने भी खिलाड़ी आए और जितने भी अधिकारी आते हैं उन सभी का स्वागत करना इस समिति का। और जो हमारी दूसरी समिति है वो है परिवहन समिति। नाम देख लो, परिवहन यानी कि यातायात से जुड़ी होगी, परिवहन समिति। तो इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों के प्रतियोगिता स्थान से उनके ठहरने की लाना ले जाना, ठीक है। मतलब जो परिवहन समिति है उसका कार्य क्या है, मान लो कोई टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है मान लो दिल्ली में। अब इसमें जो खिलाड़ियों भाग ले रहे हैं, मान लो खिलाड़ी भाग लिए, ठीक है, मान लो 5 खिलाड़ी भाग लिए इस टूर्नामेंट, खिलाड़ी भाग लिए। जो पांचों खिलाड़ी हैं, सभी पांचों खिलाड़ी को
खिलाड़ी जो टूर्नामेंट के ग्राउंड तक खुद तो जाएंगे नहीं, तो इनके लिए यातायात का प्रबंध करना, मतलब इनके लिए बस या गाड़ी जो है उनको भेजना, ताकि उनको उनके जो आवासीय स्थान जो उनका घर है वहां से उनको टूर्नामेंट जो खेल मैदान है वहां तक ले जाया जा सके, और जब टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा तो वापस उनको अपने क्या, ये होता है परिवहन समिति का कार्य। अब जो हमारी तीसरी समिति आती है वो है भोजन तथा आवास समिति। नाम से पता चलता है भोजन तथा आवास समिति मतलब खाने खाने की और रहने की व्यवस्था इस समिति द्वारा होता है। तो देखो, इस समिति का मुख्य कार्य खिलाड़ियों के लिए भोजन तथा ठहरने के लिए स्थान का प्रबंध करना होता है। मतलब इसका कार्य ये होता है, जो भी खिलाड़ी आए हैं उनके खाने के लिए भोजन का प्रबंध करना होता है और रहने के लिए प्रबंध करना होता है। और जो हमारी चौथी समिति आती है वो आती है सजावट व समारोह। नाम से पता चलता है, आप देखो चीज़ों को समझो, नाम क्या लिखा है, सजावट व समारोह समिति का काम ही होगा सजावट व सजावट करना। तो खेल के मैदान, स्टेडियम तथा कार्यक्रम के दौरान सभी प्रकार की सजावट जिम्मेदारी इस समिति की होती है। ठीक है, कई प्रकार की सजावट करनी है, लाइट वगैरह लगाना, सभी कार्य इसी, जो भी डेकोरेशन वगैरह करना है वो सारा काम ये समिति के अतिरिक्त यह समिति खेलों के उद्घाटन समारोह, पुरस्कार वितरण व समापन समारोह के लिए आवश्यक प्रबंध कराने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब ये खेलों के उद्घाटन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, समारोह पुरस्कार वितरण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और समापन समारोह के लिए भी आवश्यक प्रबंध कराने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब तो समापन समारोह होता है तो उनके लिए भी ये आवश्यक प्रबंध कराने के लिए उत्तरदायी होती है। समिति ट्रॉफियों और ये मेडल्स जो आपका वह प्रमाण पत्र आदि का प्रबंध करती है। मतलब जो भी खिलाड़ी जो विजेता होते हैं, ठीक है, उनके लिए ट्रॉफी का प्रबंध करती है, मेडल्स का प्रबंध करती है, और जो सर्टिफिकेट्स होते हैं प्रमाण पत्र उनका प्रबंध ये समिति करती है। अब आगे जो हमारी समिति आती है वो है हमारी पुरस्कार समिति। नाम से पुरस्कार देने कार्य है वो ये समिति करती है। देखो, इस समिति का मुख्य कार्य विजयी प्रतियोगियों के लिए पुरस्कार, मेडल, ट्रॉफी व सर्टिफिकेट आदि की व्यवस्था तथा उनके वितरण की व्यवस्था करना होता है। ठीक है, मतलब इस समिति का कार्य ये होता है कि जो भी टूर्नामेंट हुआ है उसके अंदर जो भी खिलाड़ी विजयी हुए, मतलब जो भी खिलाड़ी विजेता है उनके लिए उनको पुरस्कृत करना, मतलब उनको पुरस्कार देना, तो पुरस्कार के रूप में मेडल्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स आदि देना इन समिति का कार्य होता है। अब अगली जो हमारी समिति आती है वो है उद्घोष समिति। उद्घोष का मतलब होता है कमेंट्री। जब टूर्नामेंट आयोजित हो गया तो जो दर्शक बैठे हैं टूर्नामेंट को देखने के लिए उनको हर पल की जानकारी देना कि मतलब कौन सा खिलाड़ी जो है वो कैसा खेलता है, कि वो मतलब टूर्नामेंट में कितने मैच बने, खिलाड़ी जीती या हारी, मतलब सभी प्रकार का जो भी निर्देश है वो दर्शकों को देना। ठीक है, तो यह समिति मुख्यतः स्पोर्ट्स मीट या खेलों के दौरान विभिन्न घोषणाएं करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये जो है घोषणाएं करती है, मतलब आपका टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया तो ये दर्शकों को बताती है टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, ये खिलाड़ी ये खेल वो करते हैं, मतलब थोड़ा जानकारी देते हैं कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है, वो सब चीज ये जो समिति है वो बताती है। ये समिति जो है उद्घाटन तथा समापन समारोह तथा खेल स्पोर्ट्स इवेंट की रनिंग कमेंट्री करने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कमेंट्री करती रहती है, मतलब कौन सा खिलाड़ी कितना रन बनाया, कितने रन, बाकी सभी दर्शकों तक जो है वो पहुंचाती रहती है। और जो हमारा अगला समिति आता है वो आता है खेल मैदान उपकरण समिति। ठीक है, तो इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी देखो, जो ये समिति है हमारी खेल मैदान उपकरण समिति, तो इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी खेल मैदानों की मार्किंग या ट्रैक एवं फील्ड को तैयार करना। मतलब ये जो समिति है वो खेल के मैदान को तैयार करती है। जो आपने खेल का मैदान देखा होगा तो उसको तैयार करना पड़ता है, उसको उसके अंदर जो भी मार्किंग वगैरह करनी पड़ती है, ट्रैक या फील्ड को तैयार करना होता है, वे सभी कार्य इस समिति का होता है। इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिता, स्पोर्ट मीट से संबंधित खेल उपकरणों का प्रबंध कराना भी इस समिति का जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब अगली जो हमारी समिति है वो है रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति।
देखो नाम से पता चलता है रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति। तो ये जो समिति होती है ये रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त करती है और जो जो दर्शक होते हैं उनका मनोरंजन करती है। यह समिति मेहमानों, खेल अधिकारियों व प्रतियोगी आदि को रिफ्रेशमेंट व ड्रिंक्स की आपूर्ति का कार्यभार संभालती है। मतलब बीच बीच में उनको ड्रिंक्स वगैरह, उनके लिए जो भी नाश्ते की व्यवस्था होती है, जो भी मतलब उनको चाय नाश्ता दिया जाता है, वो बीच बीच में उनको दिया जाता है रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन के द्वारा। यह समिति स्पोर्ट्स इवेंट्स के उद्घाटन व समापन समारोह पर मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। मतलब जब उद्घाटन होता है तब जो ही समिति है वो मनोरंजन करती है दर्शकों का। तो ये था हमारा रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति। अब जो हमारी 9वीं समिति आती है वो है एंट्री व कार्यक्रम समिति। ठीक है, यह समिति प्रतियोगियों एवं टीमों को प्रवेश के लिए फॉर्म भेजती है। ठीक है, ये जो समिति है जो भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनको एक फॉर्म भेजती है तथा उनको समय रहते प्राप्त करने का कार्यभार संभालती है। ठीक है, मतलब कि देखो मान लो कोई टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। ठीक है, मान लो कि ये जो टूर्नामेंट है आयोजित हो रहा है, तो उसके लिए जो भी प्रतियोगी, जो भी मतलब टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हैं, ठीक है, जो भी प्रतियोगी है, जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए उनको सबसे पहले प्रवेश फॉर्म भेजना इस समिति का कार्य होता है और उस प्रवेश फॉर्म को सही समय रहते प्राप्त करने का कार्यभार भी इस समिति का होता है। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों के लिए फिक्सचर तैयार करना भी इसी समिति की जिम्मेदारी होती है। यानी कि जो प्रतियोगिता में जितनी भी टीमें भाग ले रही है उन सभी टीमों के लिए फिक्सचर तैयार करना भी इन्हीं जो समिति है इनकी जिम्मेदारी होती है। और जो हमारा अगला समिति आता है वो होता है 10वां प्राथमिक चिकित्सा समिति। यानी कि देखो नाम से पढ़ो, प्राथमिक चिकित्सा समिति। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है कि जब मान लो टूर्नामेंट आयोजित हो जाता है, तो टूर्नामेंट आयोजित होने के दौरान जब खेल स्टार्ट हो जाता है तब मान लो किसी खिलाड़ी को चोट वगैरह लग गई तो उनको उनका उपचार करना इस समिति का कार्य होता है। देखो इस समिति का मुख्य कार्य, देखो इस समिति का मुख्य कार्य प्रतियोगिता के दौरान, ठीक है, प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, मान लो प्रतियोगिता आरंभ हो गई, ठीक है, अब किसी खिलाड़ी को चोट लग जाता है तो उनको उनका प्राथमिक उपचार करना इन्हीं समिति का जिम्मेदारी होता है। अब जो हमारी अगली आती है वो आती है ऑफिशियल्स के लिए। ये समिति खेल प्रतियोगिताओं के लिए विभिन्न ऑफिशियल्स जैसे कि रेफरी, जज, रिकॉर्ड कीपर, टैप, अंपायर्स, टाइम कीपर इत्यादि का चयन कर नियुक्ति का भार संभालती है। मतलब ये जो समिति होती है वो ऑफिशियल्स के लिए, देखो नाम पढ़ो आप, ऑफिशियल्स के लिए समिति। ठीक है, तो ये जो समिति होती है ये ऑफिशियल्स जो लोग होते हैं उनको मतलब प्रबंध करती है। देखो जैसे कि रेफरी का प्रबंध नियुक्त करती चुनती है, जज का, रिकॉर्ड के ऊपर सबकी जो नियुक्ति है कि जो भी है रेफरी, जो रेफरी है, जज है, रिकॉर्ड के ऊपर, ट्रैक, फायर्स है, टाइम कीपर है, सभी का चयन करती है और इनका सभी को नियुक्त करने का जो कार्यभार है वो ये समिति संभालती है, ऑफिशियल के लिए समिति। तो हमने टूर्नामेंट से पहले की समिति जान लिया। ठीक है, क्या क्या जाना अभी तक? टूर्नामेंट से पहले की समिति जान लिया, टूर्नामेंट के दौरान की समिति जान लिया। आप जानते हैं कि जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है यानी टूर्नामेंट के बाद की समितियां क्या क्या है। ठीक है, तो देखो टूर्नामेंट के बाद की, देखो इन समितियों का कार्य टूर्नामेंट के बाद, ठीक है, देखो समितियों का कार्य टूर्नामेंट के बाद सभी व्यवस्थाओं को सुनियोजित ढंग से समेटना होता है। ठीक है, मतलब देखो समझो आप, टूर्नामेंट हमारा आयोजित हो, अब आयोजित होने के बाद जब टूर्नामेंट खत्म होता है, मतलब टूर्नामेंट जब समाप्त होता है, तब सभी जो व्यवस्था है उनको नियोजित, मतलब एक एक
सभी को एक प्लानिंग के तहत, मतलब एक योजना के तहत सभी बारी बारी, मतलब कि देखो, समेटना क्या होता है। देखो, जो भी आपने टूर्नामेंट आयोजित करवाया, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो भी कार्य हुए, आप टूर्नामेंट तो समाप्त हो चुका है, सभी कार्य को समेटना, मतलब ग्राउंड को खाली करवाना, साफ सफाई कार्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान परिवहन समिति, देखो, तो इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट के बाद सभी खिलाड़ियों को उनकी आवासीय, अब देखो टूर्नामेंट तो खत्म हो गया, खिलाड़ी आए थे, वो खेल लिए, ठीक है, अब उनको वापस जो जहाँ टूर्नामेंट में वो खेलने आए थे, वहां से उनको वापस उनके अपने घर तक पहुंचाना ही समिति का कार्य। परिवहन समिति, टूर्नामेंट के जो बाहर की समिति है, उसमें जो कार्य होता है परिवहन समिति होता है। जो भी खिलाड़ी भाग लिए थे टूर्नामेंट में, सभी खिलाड़ियों को, तो अब चलिए, हमने समिति के बारे में पढ़ लिया कि समिति कितने प्रकार की होती है। टूर्नामेंट से पहले की समितियां हमने पढ़ लिया, टूर्नामेंट के दौरान की समितियां पढ़ लिया, टूर्नामेंट के बाद की समितियां पढ़ लिया। अब समझते हैं कि टूर्नामेंट होता क्या है। तो देखो, टूर्नामेंट का अर्थ, तो एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना टूर्नामेंट कहलाता है। आपको समझा, हमने एक योजना बनाई कि हमें एक टूर्नामेंट कराना है, ठीक, यानी कि एक खेल प्रतियोगिता करानी है। मान लो हमें क्रिकेट कराना है, ठीक है, तो क्रिकेट जो खेल प्रतियोगिता है, वो विभिन्न, देखो, विभिन्न टीमों के बीच, मान लो हमारे पास 4 टीमें, 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों टीमों के बीच जो ये खेल है क्रिकेट का आयोजन कराना, कैसे, तो नियमों के तहत, ठीक है, विभिन्न टीमों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन कराना नियमों के तहत, ठीक है, यानी कि ये जो चारों टीम है, चारों टीमों के बीच नियमों के तहत तो जब क्रिकेट का आयोजन करवा लेंगे, तो इसे हम कहते हैं टूर्नामेंट, ठीक है। तो सीधा सा अर्थ यही है, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना टूर्नामेंट कहलाता है। मतलब कि हम एक योजना बनाएंगे, के तहत हम कोई भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे नियमों के तहत, तो हमारा टूर्नामेंट कहलाता है। अब देखते हैं कि जो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट का महत्व क्या होता है, ठीक है। टूर्नामेंट का महत्व होता है खेल कौशलों का विकास। जब भी हम कोई टूर्नामेंट आयोजित कराएंगे, तो उससे जो खेल के जो कौशल है उनका विकास होगा, भाईचारे भाईचारे का विकास, ठीक है, टूर्नामेंट से भाईचारे का विकास भी होता है, ठीक है, सामाजिक गुणों का विकास भी होगा, खेलों का प्रचार, जो खेल है उनका भी प्रचार होगा। तो ये हमारा टूर्नामेंट का महत्व है। अब चलिए हम देखते हैं कि टूर्नामेंट के प्रकार कितने होते हैं, मतलब टूर्नामेंट जो होता है हमारा, वो कितने प्रकार का होता है। जो पहला टूर्नामेंट है वो है हमारा, वो है नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा हमारा लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, तो आप लीग टूर्नामेंट भी कह सकते हो या राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कह सकते हो। इसको दो नामों से जाना जाता है, लीग टूर्नामेंट या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। और तीसरा जो हमारा टूर्नामेंट होता है वो होता है चैलेंज टूर्नामेंट, और चौथा जो होता है हमारा होता है, और जो चौथा हमारा टूर्नामेंट होता है वो होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। क्योंकि लेकिन जो आपका न्यू सिलेबस है, यानी 2023-24 के अनुसार जो आपका न्यू सिलेबस है, उसमें आपको सिर्फ नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट के बारे में ही पढ़ना है। ये जो दोनों टूर्नामेंट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। मान लो आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है 4, ठीक है। जब आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया, मान लो कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है 4, ठीक है। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कितने टूर्नामेंट पढ़ने हैं, तो हमें 2 टूर्नामेंट पढ़ने हैं, पहला नॉकआउट और दूसरा लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, ठीक है। लेकिन जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है 4, ठीक है। टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको 2 टूर्नामेंट ही पढ़ने हैं। देखो, इसके अंदर इस सिलेबस के अनुसार आपको 2 ही टूर्नामेंट पढ़ने हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखो, इस प्रकार के टूर्नामेंट में जो टीम मैच हार जाती है, वह टीम टूर्नामेंट से बाहर। आप नाम देखो, नॉक आउट टूर्नामेंट, ठीक है, मतलब जो टीम मैच खेली और वो टूर्नामेंट में हार जाती है, तो वो सीधे बाहर हो जाती है, उसको कोई दोबारा मौका नहीं मिलता खेलने का। मतलब एक बार मौका मिलता है, यदि वो टीम जीत जाती है तो वो अगले राउंड में जाती है, यदि वो हार जाती है तो उसे अगले राउंड में नहीं भेजा जाता। आपको मैं एक समझाता हूँ उदाहरण से। देखो, हमारे सामने टीम है, राउंड है और बी राउंड है। हमारे सामने मान लो 4 टीम थी, ए बी और डी।
हमने ए और बी के बीच में मैच कराया, ठीक है। तो जो ए था वो जीत गया, तो जो बी थी वो बाहर हो गया, नहीं बी को अगले राउंड में जाने का चांस, तो अब खेलने का चांस नहीं मिलेगा, तो हमारा ए विजेता आ गया। इसी प्रकार में सी और डी के बीच में मैच कराया, तो हमारा डी विजेता आ गया, यानी जो सी है वो टूर्नामेंट से बाहर। अब हम ए और डी के बीच में क्या करेंगे, मैच। तो जब हमने ए और डी के बीच में मैच कराया, तो हमारा जो है ए विजेता आ गया, तो ये हमारा फाइनल जो है वो विजेता कहलाए। तो ये होता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, मतलब टूर्नामेंट में जो टीम मैच हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। अब हम समझते हैं कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट है, ठीक है, जो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसके लाभ क्या क्या है, मतलब जो नॉकआउट टूर्नामेंट कराने के लाभ क्या क्या है। इस प्रकार के टूर्नामेंट कम खर्चीले होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मैच कम होते हैं, मतलब जो टीम हार गई वो बाहर तुरंत, मतलब मान लो मैच हुआ, ठीक है, कोई भी खेल प्रतियोगिता हुआ, तो इसमें नॉकआउट में क्या होता है कि जो टीम हार जाती है वो टीम से बाहर हो जाती है, ठीक है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जा, मतलब टूर्नामेंट से अगले राउंड में वो नहीं जाती है। तो जब वो टीम अगले राउंड में जाएगी नहीं, तो उसमें एक तरह से कम खर्चीले होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए मतलब चलते हैं। ये जो टूर्नामेंट होता है नॉकआउट, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, मतलब कम समय तक ही चलता है। मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब इसमें मैचों की संख्या कम होती है तो टूर्नामेंट जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में समय की बर्बादी बहुत कम होती है, मतलब इसमें फटाफट रिजल्ट आ जाता है कि मतलब कौन सा खिलाड़ी जीता कौन सा हारा, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता रिजल्ट आने में। मतलब जो भी खेल प्रतियोगिता हुई है तो इसमें फटाफट खत्म हो जाता है कि मतलब कौन सा खिलाड़ी विजयी हुआ, कौन सा जो टीम है वो विजेता हुई, ये मतलब पूरा क्लियर, ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, फटाफट टूर्नामेंट खत्म हो। क्योंकि जो टीम मैच, क्योंकि जो टीम हार जाती है वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, मतलब जो टीम मान लो हार गई वो सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो। अब हम देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की हानि, यानी जो हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है इसकी हानि क्या क्या है। तो पहला जो हमारा वो है, इस प्रकार के टूर्नामेंट में कई बार अच्छी टीमें पहले या दूसरे राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। क्या होता है कि हमने देखो पढ़ा कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो टीम मैच हारती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो अच्छी टीम होती है वो पहले ही राउंड में या दूसरे राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो दूसरा जो हमारा ये इसका था, तो मतलब मान लो टूर्नामेंट हुआ, ठीक है, टूर्नामेंट में क्या कई बार क्या होता है कि जो पहली बार में ही अच्छी वो बाहर हो जाती है, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको पता ही है जो भी जो मैच हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर। तो कई बार क्या होता है ना, जो टूर्नामेंट में जो अच्छी टीमें होती है वो पहले या दूसरे राउंड में मैच हार जाती है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो इसका पहला हानि था। दूसरा जो हानि इसका है वो है टीमों को बहुत सीमित संख्या में मैच खेलने को मौका मिलते हैं, मतलब इसे मैच बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो टीम है वो हारती जाती है और टूर्नामेंट से बाहर होती जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत लोकप्रिय नहीं है, इसलिए ज़्यादा मतलब लोकप्रिय नहीं है, ठीक। और तीसरी जो इसकी हानि वो है फाइनल मैच में यदि कमजोर टीमों के तीसरी जो इसकी हानि वो फाइनल मैच में यदि कमजोर टीमों के बीच, ठीक है, यानी कि जो फाइनल मैच है हमारा वो यदि कमजोर टीमों के बीच, ठीक है, जो टीमों के बीच हो, तो ऐसे में दर्शकों की रुचि तथा संख्या कम हो जाती है। मतलब मान लो जो फाइनल राउंड है उसमें कमजोर जो टीम है वो पहुंच गई, तो दर्शकों का एक तरह से इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है कि अब तो जो अच्छी टीम तो पहले ही बाहर हो गई, अब तो कमजोर टीम है, तो मतलब दर्शकों को जो इंटरेस्ट होता है वो एक तरह से खत्म हो जाता है। अब जो हमारा अगला जो टूर्नामेंट है वो है लीग या राउंड रोबिंग टूर्नामेंट। दोनों का मतलब एक ही होता है, इसको हम लीग टूर्नामेंट भी कहते हैं, राउंड रोबिंग टूर्नामेंट। अब हम समझते हैं कि टूर्नामेंट होता क्या है। देखो, यह ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें भाग लेने वाली हर टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही अन्य टीमों के साथ कम से कम एक बार आवश्यक रूप से मैच खेलती है, ठीक है। मतलब टूर्नामेंट में जो भी टीम भाग ले रही है वो अन्य टीमों के साथ एक बार जरूर मैच खेलेगी। मान लो हम उदाहरण लेते हैं, मान लो हमारे सामने 5 टीमें, तो पांचों टीमें जो है आपस में एक बार जरूर मैच खेलेंगे, एक बार जरूर मैच खेलेंगे। लेकिन हमने इससे पहले जो बड़ा नॉकआउट में उसमें ऐसा नहीं था, जो टीम मैच हार गई वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, सभी टीमों को एक कम से कम एक चांस जरूर मिलता है सभी टीमों के साथ मैच को खेलने का। अब ये जो लीग या राउंड रोबिंग टूर्नामेंट है, ये भी कितने प्रकार है, इसमें हम देखेंगे कि क्या राउंड रोबिंग टूर्नामेंट के प्रकार कितने। तो पहला जो हमारा प्रकार है वो है सिंगल लीग टूर्नामेंट, और दूसरा जो हमारा डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग जो टूर्नामेंट है ये क्या होता है ये समझते हैं। देखो,
इस प्रकार के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हर टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही अन्य टीमों के साथ केवल एक बार खेलती है। मतलब इसमें टीम जो है एक ही बार खेलेगी, लेकिन जो ये डबल लीग टूर्नामेंट है इसको, तो इस प्रकार के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हर टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही अन्य टीमों के साथ 2 बार खेलती है। देखो नाम से पता चलता है डबल लीग। मान लो यहाँ पे 5 खिलाड़ी है, 5 खिलाड़ी है, ठीक है, 5 टीम है, ठीक है। तो सिंगल लीग में क्या होगा, एक ही बार खेलेंगे, कम से कम एक बार। और डबल लीग में क्या होगा, ये 2-2 बार खेलेंगे। अब आगे हमारा आता है लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट के लाभ, यानी ये टूर्नामेंट इसके क्या क्या लाभ होते हैं। देखो, हर टीम को अपनी कुशलता, क्षमता व योग्यता दिखाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। मतलब जो भी टीम में जो भी टीम है अपनी कुशलता, क्षमता व योग्यता दिखाने का अवसर मिलता है। जबकि हमने नॉकआउट टूर्नामेंट में पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो टीमें हार जाती थी मैच वो बाहर जाती थी, लेकिन इस जो लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी टीम है सभी को अपनी कुशलता, क्षमता व योग्यता दिखाने का पूरा अवसर, ठीक है। मतलब जो भी इसमें टीम होती है उसको, जो भी इसमें टीम होती है वो सभी टीमों को अपनी कुशलता, क्षमता व योग्यता दिखाने का पूरा अवसर मिलता है। अब जो दूसरा इसका लाभ है वो है दर्शकों को भी खेल को अधिक दिनों तक देखने का अवसर मिलता है। मतलब जो दर्शक होते हैं उनको भी खेल को अधिक दिनों तक देखने का अवसर मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत ही लंबा चलता है, जिससे दर्शकों को बहुत दिनों तक ये जो टूर्नामेंट है उसको देखने का अवसर मिलता है। आप देखो, ये जो लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट है ये बहुत ही लंबा चलता है, तो इससे क्या होता है कि जो भी दर्शक होते हैं हमारे, तो उनको बहुत दिनों तक खेल देखने का अवसर मिलता है, ठीक है, बहुत दिनों तक उनको खेल को देखने का अवसर। इसका जो हमारा लाभ है वो है खिलाड़ियों को अपने खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने का उचित अवसर उपलब्ध होते हैं। मतलब उनको अवसर मिलता है कि आप अगर पहले राउंड में अच्छे से नहीं खेल पाए तो आप दूसरे राउंड में अच्छे से खेल। और जो अगला हमारा लाभ आता है वो होता है टूर्नामेंट के फॉर्मेट के कारण अच्छी व योग्य टीम फाइनल में विजयी होती है। मतलब इसमें जो फॉर्मेट होता है इसका ऐसा फॉर्मेट होता है तो जो अच्छी टीम होती है ना वही फाइनल में विजयी होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट है ये हानि क्या क्या है। तो देखो, इस प्रकार के टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं। इस जो टूर्नामेंट होते हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ये इसकी पहली हानि होगी। और की जो दूसरी हानि है वो है दूर से आने वाली टीमों को अधिक धन और समय का व्यय करना पड़ता है। मान लो कोई टीम दूर दूर से आई है, उसको ज़्यादा समय देना पड़ता है और उनका जो धन है यानी पैसे का जो खर्च है वो भी अधिक होता है, ठीक है। इसका हानि है कई बार इतने लंबे आयोजन के कारण दर्शकों की भी कई बार इतने लंबे आयोजन के कारण दर्शकों की भी खेलों में रुचि कम होने लगती है। मतलब इतना लंबा आयोजन चलता है, मतलब ये लंबा टूर्नामेंट, ये जो टूर्नामेंट है बहुत ही लंबा चलता है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी दर्शक होते हैं उनका जो खेल के प्रति जो रुचि है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो इसका चौथा हानि है, मतलब इसका जो चौथा हानि है वो क्या है, लंबे समय तक चलने के कारण इस टूर्नामेंट का खर्च भी अधिक होता है। मतलब ये टूर्नामेंट बहुत लंबे समय तक चलती है तो जिस कारण से इसका जो खर्च है वो भी बहुत अधिक होता है। तो ये था हमारा क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।